झोपड़ी ससुराल। मनीलाल एक बहुत ही अमीर आदमी था। उसका अपना कपड़ों का कारोबार था। शहर में उसकी काफ़ी इज्जत और नाम था। मनीलाल की पत्नी जयंती देवी हमेशा गहनों से लदी रहती थी। उसे सजने संवरने का बड़ा शौक था। मनीलाल और जयंती देवी के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था राहुल और छोटे का रचित। राहुल को बड़ी बड़ी गाड़ियों और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाने का बड़ा ही शौक था, पर रचित बिल्कुल ही सिंपल लाइफ जीना पसंद करता था। अरे रचित, चलना पार्टी में, बड़ा मज़ा आएगा। नहीं, आज नहीं। आज मुझे अपने दोस्त की बहन की शादी में सीलमपुर जाना है। सीलमपुर? वो झोपड़पट्टी वाली जगह? छी, तू वहाँ कैसे जा सकता है यार? किसी ने तुझे वहाँ देख लिया तो हमारे घर का नाम कितना ख़राब होगा, पता है? भैया, आपको पता है ना, सोहन मेरा कितना अच्छा दोस्त है, और दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। पार्टी में आप जाओ, मैं तो सोहन की बहन की शादी में ही जाऊंगा। दोनों भाई अलग अलग पार्टी में जाते हैं। राहुल एक बड़ी ही हाई क्लास पार्टी में जाता है जहां शहर के रईस लोग आए हुए थे, और रचित अपने दोस्त की बहन की मामूली से फंक्शन में। अरे रचित, तू आ गया। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तू इस छोटी सी जगह में आएगा। ऐसी बात मत कर यार। अच्छा ठीक है, नहीं करता। चल, अभी मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, तू उधर सबके साथ बैठ और कुछ खा लेना। रचित एक जगह जाकर बैठ जाता है और तभी उसकी नज़र सोनल पर पड़ती है। सोनल बड़ी ही सिंपल सी और बड़ी ही सुंदर होती है। रचित तो पूरी शादी में बस उसी को देखता रहता है। आखिर में सोहन रचित का इंट्रोडक्शन सोनल से करवाता है। रचित, इससे मिल, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त और हमारी पड़ोसी है, सोनल। सोनल, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड रचित, बहुत ही अच्छा लड़का है। ऐसे ही सोनल और रचित की बातचीत शुरू हो जाती है। रचित शादी होने के बाद घर आ जाता है, पर अभी भी उसका मन तो सोनल में ही लगा हुआ था। उधर सोनल भी रचित के बारे में ही सोच रही थी। रचित बेटा, तेरा भाई बता रहा था कि तू सीलमपुर गया था शादी में। तुझे अपने माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल है कि नहीं? तुझे पता है ना तेरे बाबूजी का कितने बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है। अगर तुझे कोई वहाँ देख लेता तो सब इज्जत मिट्टी में मिल जाती। माँ, आप कैसी बात कर रही हो? गरीब लोग क्या इंसान नहीं है? आप हमेशा अमीर और गरीब को इतना अलग क्यों समझती हो? क्योंकि वो और हम अलग हैं देवर जी। हम हाई सोसाइटी के लोगों का उन लोगों से क्या लेना देना। माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। देख, अब प्रिया भी तो कितने अमीर घर से है, तभी तो राहुल का रिश्ता यहाँ जुड़ पाया। हम तो अपने घर के नौकर भी देख कर रखते हैं, और तू तो दोस्त भी बिना देखे बना लेता है। रचित बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। मैं तो कहती हूँ देवर जी की जल्दी से कहीं शादी करवा दो, फिर अपने आप ऐसी वैसी जगह जाना बंद हो जाएगा। ये तूने सही कहा बहू, आज ही मैं तेरे ससुर जी से बात करती हूँ। रात को जयंती देवी अपने पति मनीलाल से रचित की शादी की बात करती है। मनीलाल अपने बेटे रचित के लिए शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी से अपने बेटे की बात चलाता है। जब ये बात रचित को पता चलती है तो वो सोनल को फ़ोन करता है। हेलो सोनल, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात पूछनी है। मुझे बस हाँ या ना में जवाब देना। ऐसी क्या बात है रचित, बोलो क्या हुआ? मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक लड़की देखी है। मैं वो शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। रचित, मैं तुमसे शादी? तुम इतने अमीर और मैं एक गरीब दुकानदार की बेटी, हमारी शादी कैसे हो सकती है? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सबको मना लूँगा, तुम बस हाँ करो। सोनल शादी के लिए हाँ कर देती है। रचित की खुशी 7वें आसमान पर होती है। वो जल्दी से अपने घर पर शादी की बात करने के लिए जाता है। माँ, बाबूजी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, हमें तुम्हारी पसंद से कोई एतराज़ थोड़ी ना है। राहुल ने भी तो अपनी पसंद से शादी की है। बताओ कौन है लड़की और कहाँ रहती है? बाबूजी, उसका नाम सोनल है और वो सीलमपुर में रहती है। सीलमपुर? वो झोपड़पट्टी में? हे भगवान, ये क्या दिन देखने को मिल रहा है मुझे। मेरे बेटे ने एक झोपड़पट्टी वाली लड़की से प्यार किया। अरे कुछ तो अपने बाप की इज्जत का ख्याल कर लिया होता। बाबूजी, प्यार कोई क्लास या स्टेटस देखकर नहीं होता। मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा, समझा? अगर तूने दोबारा उस लड़की का नाम भी लिया तो घर से निकाल दूंगा। तेरी शादी उसी लड़की से होगी जो कल तुझे देखने आ रहा है। पूरे घर का माहौल एकदम शांत हो जाता है। घर में एकदम सन्नाटा छा जाता है।
अगले दिन रचित को देखने सेठ रामलाल आते हैं। अरे मनीलाल, कहाँ है तुम्हारा बेटा रचित? ज़रा बुलाओ तो उसे। मनीलाल कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसका बेटा रचित उसके सामने शादी करके खड़ा हो जाता है। रचित और सोनल को ऐसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। माँ जी, ये देवर जी किस कचरे को उठा कर ले आए हैं? ये सोनल है और मैंने इससे शादी कर ली है। मनीलाल, तुमने इस बेटे को देखने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? अरे पहले अपने बेटे से तो पूछ लेते। देखो तो ये तो पहले ही दुल्हन ले आया। चलो अब अपने बेटे और नई बहू का स्वागत करो, चलता हूँ मैं। रामलाल वहाँ से चला जाता है और मनीलाल गुस्से में रचित को बहुत सुनाता है। निकल जा अब इस घर से, तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। ठंडे दिमाग से काम लो जी। अभी उस रामलाल ने इन दोनों को साथ देख लिया है। अब तो कल के अखबार में ये खबर आ ही जाएगी कि मनीलाल के बेटे ने गुपचुप शादी कर ली। अब अगर आपने अपने बेटे को घर से निकाला तो दुनिया आपके मुंह पर थू थू करेगी। तो क्या इस कचरे को घर में रख लूं? बाबूजी, ये मेरी बीवी है, कोई कचरा नहीं। आपके घर में इसके लिए जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से चले जाते हैं। रचित सोनल को वहाँ से लेकर जाने ही लगता है कि मनीलाल अपने नाम और इज्जत की खातिर उसे रोक लेता है। ना चाहते हुए भी वो उन दोनों को घर में रहने देता है। मैं बस अपनी इज्जत और नाम के खातिर तुम दोनों को इस घर में जगह दे रहा हूँ, पर मेरा तुम दोनों से कोई रिश्ता नहीं है। सोनल और रचित खुशी खुशी सबके पैर छूने लगते हैं, पर सब मुंह बनाकर अंदर चले जाते हैं। सोनल के चेहरे पर उदासी होती है। अभी सब नाराज़ है सोनल, इसलिए ऐसा कर रहा है। देखना थोड़े दिनों में तुमको भी भाभी की तरह इस घर में प्यार और सम्मान मिलेगा। हाँ, मुझे बस सबका दिल जीतना है। अगले दिन सोनल सुबह सुबह जल्दी से उठकर पूजा पाठ करके रसोई में खाना बनाने लगती है। जब उसकी सास और जेठानी वहाँ आकर देखती हैं तो सोनल को सुनाने लगती हैं। देखो तो माँ, कैसे रसोई में आकर खड़ी हो गई है, जैसे सालों से इस रसोई पर इसी का राज रहा हो। अरे मैं खूब जानती हूँ ऐसी लड़कियों को। ये बस मेरे बेटे जैसे भोले भाले अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाती है और फिर ऐसे ही घर में आकर मालकिन बनकर बैठ जाती हैं। पर मेरा नाम भी जयंती देवी है। मैं इसे इसके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हो मुझे। मैं तो जब इनसे मिली थी तब मुझे पता भी नहीं था कि ये इतने अमीर घर से हैं। अरे बस भी कर लड़की, तूने देवर जी को पागल बना लिया होगा, पर हमारे सामने ये ड्रामा काम नहीं करेगा। अरे वाह, ये इतनी अच्छी खुशबू किस चीज़ की आ रही है? मुझसे तो रुका ही नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ खींचा चला आया। वो मैं खीर बना रही थी, आज मेरी पहली रसोई है ना, इसलिए। अरे वाह, बनाओ बनाओ, मैं बाहर डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार कर रहा हूँ। आओ ना माँ, भाभी आप भी आओ, आज हम सोनल के हाथ की खीर खाएंगे। हाँ हाँ देवर जी, आप चलिए, हम अभी आते हैं। रचित के जाने के बाद अब इन झोपड़पट्टी वालों के हाथ का खाना खाना पड़ेगा मुझे, यही देखना रह गया था बस। इतना बोलकर सोनल की सास और जेठानी भी वहाँ से चली जाती हैं। सोनल के साथ घर में कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। उसकी सास और जेठानी तो उसे हर वक्त आते जाते ताने ही सुनाती रहती थी, पर सोनल कभी भी रचित को ये सारी बातें नहीं बताती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी। वो बस हर वक्त घर के कामों में लगी रहती और सबका दिल जीतने की कोशिश करती रहती। ए लड़की, ये इतनी महंगी साड़ी लेकर कहाँ जा रही है? भाभी, ये इन्होंने लेकर दी है, तो बस अलमारी में रखने जा रही थी। ये तो बहुत महंगी साड़ी है, और तू जितनी मर्जी महंगी साड़ी पहन ले, पर दिखेगी तो गरीब की गरीब ही। महंगी साड़ी पहनने से कोई क्लास और स्टेटस नहीं आ जाता। भाभी, मैंने तो उनको मना भी किया था कि साड़ी बहुत महंगी है, पर वो माने नहीं। ओहो मैडम, अब बस भी करो और चुपचाप ये साड़ी मुझे दे दो। मेरे पास कुछ पुरानी साड़ी पड़ी है जो मैं नौकरानी को देने वाली थी। अब से तुम वही साड़ी पहनना, समझी? सोनल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। उसे अंदर ही अंदर बड़ा दुख होता है। वो अपने माँ बाप को याद करती है। अरे तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें रसोई में देख रहा था। क्या हुआ सोनल, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, बस माँ बाबूजी की याद आ रही थी, इसलिए आँख में आंसू आ गए। अरे ऐसी बात है तो तुम कुछ दिन रह कर आओ ना अपने मायके। सच में? मैं वहाँ रहने जा सकती हूँ? अरे कैसी बात करती हो तुम? क्या मैं अपने माँ बाबूजी के साथ नहीं रहता?
तो फिर तुम 2-4 दिन उनके पास रहने क्यों नहीं जा सकती? सोनल बड़ी खुश हो जाती है और फटाफट अपने कपड़े पैक कर लेती है। अगले दिन वो सुबह सुबह तैयार होकर अपने सास ससुर के पैर छूने जाती है। अरे यह सुबह सुबह बैग लेकर कहाँ चली? माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। माँ बाबूजी की बहुत याद आ रही थी तो सोचा 2-4 दिन रह आऊँ। किससे पूछकर उस झोपड़पट्टी में जाने का फैसला लिया तुमने? वहाँ मेरा घर है बाबूजी। अब तुम इस घर की बहू हो, समझी? और वहाँ जाकर रहना तो दूर, उस जगह के आसपास भी गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा नाम तो तुम दोनों ने पहले ही खराब कर दिया है, अब इससे ज़्यादा क्या करना चाहते हो? सोनल रोते हुए अपने कमरे में जाती है और सारे कपड़े अलमारी में वापस रखने लगती है। जब सोनल काफ़ी देर तक बाहर नहीं आती तो रचित उसे ढूंढता हुआ अंदर आता है। अरे तुम ये क्या कर रही हो? कपड़े वापस अलमारी में क्यों रख रही हो? मुझे कहीं नहीं जाना नहीं जाना मुझे कहीं। अरे पर अचानक क्या हुआ? क्यों रो रही हो ऐसे? अभी तो इतना खुश थी। सोनल बोलो ना। पर सोनल कुछ नहीं बोलती। तभी अचानक बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। रचित जल्दी से बाहर भागता है, सोनल भी उसके पीछे पीछे जाती है। सब बर्बाद हो गया, हम कहीं के नहीं रहे, सड़क पर आ गए हम। क्या हुआ बाबूजी? अब क्यों रो रहे हैं? क्या बात हो गई? हमारे कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई, सब जलकर बर्बाद हो गया। ये सुनकर सबके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। एक ही रात में मनीलाल का सब बर्बाद हो जाता है। घर में मातम छा जाता है। कुछ दिनों बाद घर में पुलिस और बैंक वाले आकर खड़े हो जाते हैं। मनीलाल ने जो बैंक से करोड़ों का लोन ले रखा था, उसे चुकाने के लिए उसे अपना घर तक बेचना पड़ता है। सब घर के बाहर खड़े होकर अपने घर को देख रहे थे। क्या से क्या हो गया? अब तो हमारा घर भी हमारे हाथ से निकल गया। अब हम कहाँ रहेंगे? आज तो हम सड़क पर आ गए। मैं ऐसे नहीं रह सकती। चलो जी, हम अपने शांति रोड वाले बंगलों में जाकर रहते हैं। हाँ सही कहती हो तुम, हम यहाँ से चलते हैं। हाँ बेटा चलो, अब हम सब वहीं रहेंगे। अरे आप हमारे साथ कहाँ आ रहे हो? हम आप सबको अपने साथ नहीं रख सकते। बेटा ये बहू कैसे बोल रही है? सही तो बोल रही है माँ। वो घर उसके पापा ने दिया है तो आप वहाँ जाकर कैसे रह सकते हो? राहुल और उसकी बीवी अपने परिवार को सड़क पर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अभी हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है और ना ही पैसे। आप लोगों को अगर ठीक लगे तो आप मेरे मायके चल सकते हो। तुम्हारे मायके? पर सोनल हम वहाँ कैसे? इतना मत सोचो, माँ बाबूजी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब चलो तो सही। सोनल अपने सास ससुर और पति के साथ अपने मायके आ जाती है। उन लोगों को अपने घर देखकर सोनल के माँ बाबूजी खुशी से पागल हो जाते हैं। अरे सोनल, मेरी बच्ची। आओ आओ समधी जी, आओ बैठो ना। अरे भाग्यवान, फ्रिज से ठंडा निकाल, कुछ चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर। जी अभी लाई। आप यहाँ बैठो ना संदन जी। और दामाद जी आप वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ बैठो ना। सोनल बेटा चल जल्दी मेरे साथ रसोई में मदद करवा। सोनल के माँ बाप उसके ससुराल वालों की खूब खातिरदारी करते हैं। वो उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाते हैं। अरे समधन जी थोड़ी पूरी तो लीजिए। और आपने तो बस ज़रा सा खाया, ये क्या? नहीं नहीं, बस मेरा पेट भर गया। हम लोग सब यहाँ अचानक ऐसे आ गए, आपको अजीब तो नहीं लगा? अरे दामाद जी आपका ही तो घर है, आप जब मर्जी आओ। पर आज हमारे आने का अलग कारण है। हमारा कारोबार बंद हो गया है, फैक्ट्री में आग लग गई और घर भी बेचना पड़ा। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। हे भगवान, ये तो बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ। बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। हमसे जितना बन पड़ेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। और हाँ, आप लोग यहाँ अपना घर समझकर आराम से रहना। जी, हमारा घर बहुत छोटा सा है और हम गरीब लोग शायद आपके लिए उतना ना कर पाए, पर पूरी कोशिश करेंगे। अरे नहीं नहीं बाबूजी, आप ऐसा मत बोलिए। अच्छा अब काफ़ी रात हो गई है, सब सो जाते हैं, बातें कल कर लेना। सोनल बेटा हम छत पर जाकर सो जाते हैं। वो कूलर वाले कमरे में तू अपने सास ससुर को सुला देना। ठीक है माँ। रात को मनीलाल और जयंती देवी उस छोटे से कमरे में सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उनको ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। आज का दिन कितना अजीब था। अपने ही बेटे ने हमें अपने घर ले जाने से मना कर दिया, और जिस बहू की हम हर दिन बेइज्जती करते रहे, उसके माँ बाप ने हमें अपने घर में जगह दी।
सही कहती हो तुम जयंती। देखा कैसे वो लोग हमारी खातिरदारी कर रहे थे। हम अपनी बड़ी बहू के घर कितनी बार गए हैं, पर ऐसी इज्जत वहाँ कभी नहीं मिली। सही कहा आपने। अरे खुद देखिए ना, गर्मी में छत पर जाकर सो रहे हैं और हमको ये कूलर वाला कमरा दे दिया। सच में इनका दिल बहुत ही बड़ा है। ससुराल में रहते रहते रचित और उसके माँ बाप को काफ़ी दिन हो जाते हैं। अब रचित को वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। वो एक दिन सोनल से कहता है, सोनल, हम यहाँ ऐसे कब तक रहेंगे? तुम्हारे माँ बाप भी कब तक हमारा खर्चा उठाएंगे? हमें अब अपना कुछ सोचना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ अपनी एक छोटी सी दुकान डाल लूँ, पर उसके लिए भी तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। आप परेशान मत होइए, थोड़ा वक्त लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा। सोनल और रचित की बातें सोनल के बाबूजी सुन लेते हैं। वो उसी वक्त सोनल की माँ के पास जाते हैं। सोनल की माँ, हमें दामाद जी के लिए कुछ करना होगा। घर में जो भी गहने और पैसे रखे हैं जो हमने सोनल की शादी के लिए इकट्ठे किए थे, वो सब निकालो। ठीक है जी, मैं अभी निकाल के देती हूँ। सारे गहने और पैसे निकाल कर वो रचित के हाथों में ले जाकर रख देते हैं। अरे बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? बस हमारी तरफ से छोटी सी मदद है दामाद जी। आप अपना काम शुरू करना चाहते हो ना, तो ये लो और भगवान का नाम लेकर नई शुरुआत करो। रचित की आंखों में आंसू होते हैं। रचित उन पैसों से एक नई शुरुआत करता है। वो दिन रात मेहनत करता है और धीरे धीरे उसका काम काफ़ी बढ़ जाता है। कुछ ही वक्त में उसका अपना कपड़ों का एक बहुत बड़ा शोरूम भी बन जाता है और वो अपना एक छोटा सा घर भी खरीद लेता है। सोनल, माँ, बाबूजी, कहाँ हो सब? जल्दी आओ और अपना मुंह मीठा करो। अरे बेटा, क्या हुआ? बड़े खुश लग रहे हो। बात ही ऐसी है बाबूजी, मैंने अपना नया घर ले लिया है। अब हम अपने घर में रहेंगे। क्या? सच में? सब लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। रचित घर की चाबी अपने बाबूजी के हाथ में रखता है, पर वो लेने से मना कर देते हैं। नहीं बेटा, मुझे नहीं, उनको दो। इस पर तुम्हारे ससुर जी का हक है। अरे समधी जी, ये आप क्या बोल रहे हो? सही कह रहा हूँ मैं आज तक अपने पैसों के घमंड और स्टेटस में जीता रहा। आपकी बेटी को खूब सुनाया। उसे अपने ससुराल में कभी प्यार और इज्जत नहीं मिली, पर फिर भी वो चुपचाप सहती रही। जिस बहू और बेटे पर हम इतना घमंड करते थे, उन्होंने बुरे वक्त में हमें सड़क पर छोड़ दिया, और आप लोगों ने हमें अपने घर में जगह दी। सच में ऐसी इज्जत और अपनापन किसी अमीर के घर नहीं मिला जो यहाँ मिला। हम इतने दिनों से यहाँ रह रहे हैं, पर आप लोगों ने हमें ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होने दी। बेशक खुद हमारी वजह से तकलीफ़ सहते रहे। आज हमें अपनी गलतियों का बड़ा पछतावा है। रचित के माँ बाप सोनल और उसके माँ बाप के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं। ये देखकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस करो समधी जी, आपने हमें अपना समझा। सच में यही बड़ी खुशी की बात है। अरे बस भी करो अब ये रोना धोना। अब तो खुशी का वक्त है। आज हम अपने घर में चलेंगे। चलो ना, जल्दी से हमारा नया घर तो दिखाओ। उस दिन सोनल की उसके मायके से असली विदाई होती है। वो जाते जाते खूब रोती है, पर उसे अपने घर जाने की उतनी ही खुशी भी होती है। उसके माँ बाप खुशी खुशी उसे विदा करते हैं और फिर वो नए घर में अपने पति और सास ससुर के साथ बड़ी हंसी खुशी रहती है। उसके सास ससुर उसे खूब प्यार करते हैं और उसके बाद वो अक्सर सोनल के मायके उसके माँ बाप से मिलने भी जाते, और कभी कभी सोनल के माँ बाप भी उसके ससुराल उनसे मिलने आते। कहने को दो घर होते हैं, पर ऐसा लगता है जैसे वो एक ही परिवार हो।